इस वीडियो में हम देखेंगे राजनीतिक विकास का अर्थ एवं परिभाषा। ये हमारी जो हम पढ़ रहे थे तुलनात्मक राजनीति, उसका सेकंड पार्ट है। आधा जो है हमने उसमें पहले पार्ट में करा दिया है, उसके बाद का हम इस पार्ट में करा रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे राजनीतिक विकास का अर्थ व परिभाषा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। राजनीतिक विकास की अवधारणा एक जटिल अवधारणा है। इसका कोई सर्वमान्य या सामान्य अर्थ निकालना असंभव है। राजनीतिक विकास को साधारण तौर पर विकास की अवधारणा से संबंधित करके यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ना ही राजनीतिक विकास है। इस अर्थ में यह प्रकृति का सूचक है। इसे राजनीतिक परिवर्तन भी कहा जाता है। राजनीतिक विकास की व्याख्या अनेक विद्वानों ने अलग अलग ढंग से दी है। अधिकतर राजनीतिक विद्वान इसका संबंध आधुनिकीकरण से बताते हैं। कुछ इसका अर्थ राष्ट्र राज्य तो कुछ प्रशासनिक एवं कानूनी विकास से जोड़ते हैं। प्रजातंत्रवादी विचारक इसे लोकतंत्र का पर्याय या यथास्थितिवादी विचारक इसे स्थायित्व तथा स्वव्यवस्थित परिवर्तनों का नाम देते हैं। यह राजनीतिक विकास का एक व्यापक दृष्टिकोण समझा जाता है। इस दृष्टिकोण से राजनीतिक विकास राजनीति विज्ञान की एक गत्यात्मक अवधारणा है। इस अवधारणा का सबसे पहले व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक विश्लेषण लुसियन पाई ने अपनी पुस्तक एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में किया। उसने राजनीतिक विकास को परिभाषित करते हुए कहा है कि आप यहाँ से इसकी परिभाषा देख सकते हैं। राजनीतिक विकास सांस्कृतिक विचरण और जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुकूल बनाने, उन्हें उनके साथ मिलाने और उनके साथ तालमेल बैठाना है। यहाँ हम देखते हैं आमंड और पावेल के अनुसार राजनीतिक विकास राजनीतिक संरचनाओं का अविवृद्ध विभेदीकरण व विशेषीकरण तथा राजनीतिक संस्कृति का बढ़ा हुआ लौकिकरण है। इसमें से आप कोई भी वैसे जो परिभाषा याद कर सकते हैं, इनमें से देख सकते हैं। मैकेंजी ने कहा है कि राजनीतिक विकास समाज में उच्च स्तरीय अनुकूलन के प्रति अनुकूल होने की क्षमता है। आगे हम देखते हैं राजनीतिक विकास की व्याख्या। इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। राजनीतिक विकास के अर्थ की तरह राजनीतिक विद्वानों ने इसकी विभिन्न व्याख्याएं हैं। रूपर्ट एसमैन, लिपसेट, कोलमैन आदि ने इसे आर्थिक विकास की राजनीतिक पूर्व शर्त के रूप में माना है। रोस्टेव ने इसे औद्योगिक समाजों की राजनीति के समान माना है और F.W. रिक्स ने इसे प्रशासनिक और कानूनी विकास के रूप में व्यक्त किया है। यथास्थितिवादी विचारकों ने स्थायित्व स्वव्यवस्थित परिवर्तनों को राजनीतिक विकास का पर्याय माना है। ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसकी व्याख्या। इसका अर्थ अच्छे से कर ले और इसकी प्रकृति और इसका ज़्यादातर इसका विकास और इसकी विशेषताएं पूछी जाती हैं। राजनीति विकास का अर्थ और इसकी विशेषताएं पूछी जाती हैं। तो चलो हम इसकी अर्थ देख लिया, परिभाषा देख लिया, अब हम इसकी विशेषताएं देखते हैं। राजनीतिक विकास की विशेषताएं लुसियन पाई द्वारा बताई गई विशेषताएं। कई जो पॉलिटिक्स हैं उन्होंने इसकी कई ने अपने अपने अनुसार विशेषताएं बताई हैं, लेकिन हम इन सभी को मिला के याद कर लेते हैं और जो हमें पेपर में याद रहेंगी उन्हें हम लिख देंगे। लुसियन पाई द्वारा बताई गई विशेषताएं समता, क्षमता और विभेदीकरण। समता या समानता का अर्थ देश के अधिक से अधिक नागरिकों देश की राजनीति में सक्रिय भागी हों। यह योगदान प्रजातंत्र या सर्वाधिकारवादी संगठन दोनों के रूप में हो सकता है, किंतु जनसाधारण के लिए यह राज्य द्वारा बनाए गए कानून समानता का गुण रखने वाले होने चाहिए। अगली है क्षमता। क्षमता का संबंध राजनीतिक व्यवस्था के निर्गत संरचना से है। कोई भी राजनीतिक व्यवस्था क्षमता का जितना अधिक स्तर रखती है, वह राजनीतिक विकास के मार्ग में आगे भी उतनी ही तेजी से बढ़ती है। क्षमता का अर्थ इस बात से है कि कोई भी राज्य या सरकार आवश्यक कार्यों को निष्पादन करने की शक्ति कितनी भी क्षमता या सामर्थ्य रखती है, अर्थात उसमें प्रशासकीय कुशलता से भी होता है।
आगे देखते हैं विभेदीकरण। विभेदीकरण का संबंध राजनीतिक संस्थाओं और संरचनाओं में पाया जाने वाली विशेषीकरण व भूमिका विभेदीकरण से होता है। विभेदीकरण का अर्थ है राजनीतिक व्यवस्था का टुकड़ों में बट जाना न होकर एकीकरण पर आधारित विशेषीकरण से होता है। जिस राजनीतिक समाज में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग राजनीतिक संरचनाएं होती हैं और उनके कार्य व शक्तियों का भी स्पष्ट विभाजन होता है तथा कार्यों में सुनिश्चितता का गुण होता है, वह राजनीतिक विकास की अवस्था को प्राप्त कर चुका होता है। तो इसमें हमने इसकी 3 विशेषताएं देख ली हैं। पहली है समानता, दूसरी है क्षमता, तीसरी है विभेदीकरण। आगे देखते हैं, इसमें भी ये सेम ही है आमंड पावेल के द्वारा भूमिका विभेदीकरण, इसे आप इसे याद कर लें। इसमें से अब हमारा दूसरा टॉपिक चालू हो गया है, यह है राजनीतिक संस्कृति का अर्थ एवं परिभाषा। राजनीतिक संस्कृति का अर्थ और इसके प्रकार और इसकी प्रकृति, इनको हम देखेंगे। तो राजनीतिक संस्कृति का अर्थ एवं परिभाषा में हम देखते हैं कि राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा संस्कृति के विचार पर आधारित है। संस्कृति में किसी देश के लोगों के व्यवहार, मान्यताएं, राजनीति, विश्वास, घृणा, स्वामी भक्ति, साहित्य, परंपराएं, कला, कौशल, सामाजिक मूल्य, नैतिकता आदि बातें शामिल होती हैं संस्कृति में। संस्कृति विचारों, मूल्यों, उद्देश्यों का समूह है। इसी तरह राजनीतिक विद्वानों ने राजनीतिक संस्कृति को राजनीतिक समाज के मूल्यों, विचारों और आदर्शों का समूह कहा है। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। आमंड एवं पावेल के अनुसार राजनीतिक संस्कृति किसी भी राजनीतिक प्रणाली के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तियों के व्यवहारों और अभिमुखीकरण की पद्धति है। फाइनल के अनुसार राजनीतिक संस्कृति मुख्यतः शासकों, राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं की वैधता से संबंधित है। आप इसमें से कोई भी डेफिनेशन याद कर सकते हैं, जिससे आप एग्जाम में लिखते हैं तो उससे एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। अब हम देखते हैं इसकी प्रकृति एवं विशेषताएं। राजनीतिक संस्कृति एक विकासशील व गत्यात्मक अवधारणा है। इसकी प्रकृति परिवर्तनशील और विकासोन्मुखी है। इसका निर्माण ऐतिहासिक विकास की पृष्ठभूमि से होता है। राजनीतिक व्यवहार राजनीतिक संस्कृति का आपस में गहरा संबंध है। इससे व्यक्ति और समूह के राजनीतिक आचरण का बोध होता है। यह प्रगतिशील और समन्वयकारी होने के कारण रूढ़िवादी समाज की सांस्कृतिक विरासत होती है। यह राजनीतिक व्यवस्थाओं को प्रभावित करने वाले दबाव समूह और राजनीतिक दलों की गतिविधियों से भी काफ़ी प्रभावित होती है। इसके ऊपर कुछ आंतरिक या बाह्य शक्तियों का भी प्रभाव होता है। राजनीतिक संस्कृति में समयानुसार परिवर्तन, संशोधन, सुधार, विकास होता रहता है। इसके अनेक रूप होते हैं। यह राजनीतिक व्यवहार को अंगीकार करने में सक्षम होती है। राजनीतिक संस्कृति की इस प्रकृति को इसकी विशेषताओं से भी देखा जा सकता है। हमने इसकी प्रकृति देख ली, अब हम इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। पहली है राजनीतिक संस्कृति एक व्यक्तिपरक धारणा है, क्योंकि इसमें लोगों के विचारों, विश्वासों और मूल्यों का अध्ययन किया जाता है। दूसरी है राजनीतिक संस्कृति व्यापक धारणा है, क्योंकि यह राजनीतिक व्यवहार के अनेक तत्वों को अपने आप में समेटे रहती है। तीसरी है राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का ही एक अंश है, क्योंकि इसमें लोगों के राजनीतिक मूल्य और विश्वास ही शामिल हैं। चौथी विशेषता देखते हैं, राजनीतिक संस्कृति एक अमूर्त नैतिक अवधारणा है। फिर है राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक विकास में गहरा संबंध होता है। और फिर देखते हैं भूगोल, परंपराएं, इतिहास, आदर्श, जीवन मूल्य, जलवायु, सामाजिक आर्थिक तत्व, राष्ट्रीय प्रतीक आदि तत्व राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में योगदान देते हैं। अब हम इसके प्रकार देखते हैं। राजनीतिक संस्कृति के प्रकार, पहला है संख्या व शक्ति के आधार पर। तो संख्या व शक्ति के आधार पर इसके 3 प्रकार हैं, अभिजनात्मक संस्कृति और जन संस्कृति। और संख्या और शक्ति के आधार पर इसके 2 प्रकार हैं। अभिजनात्मक में देखते हैं, यह संस्कृति इस मान्यता का परिणाम है कि प्रत्येक शासन में गिने चुने लोग ही सत्ता का वास्तविक धारक होते हैं और उनका राजनीतिक व्यवस्था तथा लोगों की जीवन शैली पर व्यापक प्रभाव होता है।
और जन संस्कृति में देखते हैं, यह संस्कृति लोकतंत्रीय अवस्था को समेटे हुए है। यह जन आस्था और रचनात्मक रचनावृत्तियों की घोतक है। इसमें राजनीतिक प्रक्रिया में जनसाधारण की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अब हम इसकी अगली विशेषता देखते हैं, निरंतरता व सातत्य की दृष्टि से, जिसके 3 रूप हैं: परंपरागत राजनीतिक संस्कृति, आधुनिक राजनीतिक संस्कृति और मिश्रित राजनीतिक संस्कृति। राजनीतिक सहभागिता के आधार पर है। इस आधार पर वर्गीकरण करने वाले प्रमुख विद्वान आमंड हैं। उनका कहना है कि प्रत्येक राजनीति व्यवस्था में जनता सहभागिता चाहती है, लेकिन सभी व्यवस्थाओं में पूर्ण व सक्रिय राजनीतिक सहभागिता का होना आवश्यक नहीं है। अब हम इसके बारे में आगे देखते हैं। हम राजनीतिक संस्कृति के प्रकारों को देख रहे हैं। अब हमने देख लिया है राजनीतिक संस्कृति। हमारा अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है राजनीतिक समाजीकरण। राजनीतिक समाजीकरण क्या होता है, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। विश्व में राजनीतिक व्यवस्थाओं का अवलोकन करने से जो महत्वपूर्ण बात हमारे सामने आती हैं, वह राजनीतिक व्यवहार की विभिन्नता है। इस प्रमुख कारण राजनीतिक संस्कृतियों में पाए जाने वाले अंतर को माना जाता है। राजनीतिक संस्कृति की भिन्नता के कारण ही भारत और ब्रिटेन के संसदीय व्यवस्थाओं का कार्य व्यवहार आपस में काफ़ी प्रतिकूल है, काफ़ी अलग है। राजनीतिक संस्कृति का संबंध राजनीतिक समाज के लोगों के राजनीतिक व्यवस्था के प्रति पाए जाने वाले विचारों और धारणाओं से होता है। इन विचारों और धारणाओं में पाए जाने वाला अंतर ही विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विचार और धारणाओं में अंतर का प्रमुख कारण राजनीतिक व्यवहार में अंतर ला देते हैं। अब हम यहाँ से देखते हैं कि समाजीकरण क्या है। लोगों की राजनीतिक संस्कृति या अमुक राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विचार और धारणा में अंतर का प्रमुख कारण राजनीतिक समाजीकरण ही है। अब हम जानते हैं कि राजनीतिक जो समाजीकरण है उसका क्या अर्थ है और उसकी कुछ परिभाषाएं देखते हैं। राजनीतिक समाजीकरण की अवधारणा समाजीकरण पर आधारित है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जो मनुष्य को बाल्यकाल से अंतिम क्षणों तक जीवन के सभी क्षेत्रों का ज्ञान उपलब्ध कराती रहती है। यह एक सतत प्रक्रिया है। इसका सर्वप्रथम अभिकर्ता परिवार है। मनुष्य जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसके समाजीकरण का क्षेत्र भी बढ़ता जाता है। इसी कारण समाजीकरण की प्रमुख जो प्रक्रिया है वह बहुमुखी है। समाजीकरण को परिभाषित करते हुए जॉनसन ने लिखा है कि समाजीकरण एक प्रशिक्षण है जो प्रशिक्षार्थियों को समाज में उसकी भूमिका निभाना सिखाता है। अब हम इसकी परिभाषाएं देखते हैं। इन परिभाषाओं में से जो भी आपको सरल लगे आप उसे याद कर सकते हैं। एलन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के बारे में लोगों का दृष्टिकोण, विश्वास की स्थापना और विकास राजनीतिक समाजीकरण कहलाता है। और फिर हम देखते हैं ऑस्टिन रेने के अनुसार राजनीतिक समाजीकरण का वह भाग है जो आदमी का राजनीतिक व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण विकसित करता है। आगे हम देखते हैं राजनीतिक समाजीकरण की विशेषताएं। राजनीतिक समाजीकरण एक जीवन भर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। यह प्रकट और अप्रकट दोनों रूपों में होती है। यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया भी है क्योंकि इसमें सभी राजनीतिक समाजों में चलती रहती है। यह व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करती है। यह सीखने की प्रक्रिया है जिसका पर्यावरण से गहरा संबंध होता है। इसका राजनीतिक परिवर्तन से भी गहरा संबंध होता है। यह राजनीतिक परिवर्तन के बाद भी जारी रहता है। यह समाजीकरण की प्रक्रिया का ही एक अंग है। यह समाज और व्यवस्था को जोड़ने वाली कड़ी है। अब हम इसके कुछ प्रकारों को देख लेते हैं। तो राजनीतिक समाजीकरण के प्रकार हैं प्रकट या फिर प्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण। जब व्यक्ति प्रत्यक्ष साधनों द्वारा राजनीतिक मूल्यों, संस्कृति, विचारों व झुकाव को ग्रहण करता है तो उसे प्रकट या फिर प्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण कहा जाता है। जब राजनीतिक व्यवस्था संबंधी जानकारी, अभिमुखीकरण और मूल्यों का जानबूझकर स्पष्ट रूप से
संप्रेषण या संचरण होता है तो प्रकट राजनीतिक सामाजिकरण का जन्म होता है। अब हम देखते हैं अप्रकट या फिर अप्रत्यक्ष राजनीतिक सामाजिकरण। जब राजनीतिक अभिमुखीकरणों, प्रतिमानों या सत्ता संबंधों के प्रति मनुष्य की अभिवृत्तियों का निर्माण स्वतः ही होता है तो उसे अप्रकट या फिर अप्रत्यक्ष राजनीतिक सामाजिकरण कहा जाता है। यह सामाजिकरण स्वतः ही होता है, इसमें प्रायोजित कार्यक्रमों की आवश्यकता नहीं पड़ती। अप्रकट राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया समाजीकरण की प्रक्रिया के साथ साथ ही चलती है। इसकी अगली विशेषता है पुरातन राजनीतिक समाजीकरण। इसमें देखते हैं यह समाजीकरण रूढ़िवादी राजनीतिक समाजों में पाया जाता है जो राजनीतिक जागृति या चेतना से हीन है। इसमें लोगों का रूढ़िवादी मूल्यों, विश्वासों, परंपराओं से गहरा लगाव होता है। अगला देखते हैं आधुनिक राजनीतिक समाजीकरण। यह समाजीकरण सभ्य या उन्नत राजनीतिक समाजों में पाया जाता है। इसमें व्यक्ति को बाल्यकाल से ही राजनीतिक व्यक्ति बनाने के प्रयास किए जाते हैं। इसमें व्यक्ति को राजनीतिक समस्याओं और राजनीतिक संस्थाओं, संरचनाओं का ज्ञान शुरू से ही कराया जाता है। आगे हम देखते हैं राजनीतिक दल, उनका अर्थ। साधारण शब्दों में राजनीतिक दल, ये हमारा एक अलग टॉपिक है। राजनीतिक दल और परिभाषाएं, इसके अर्थ, इनकी विशेषताएं, उन्हें हम देखेंगे। राजनीतिक दल अनेक विद्वानों ने निम्न प्रकार से परिभाषित किए हैं। पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। साधारण शब्दों में राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन है जो संपूर्ण देश या समाज के व्यापक हित के संदर्भ में अपने सेवार्थियों के हितों को बढ़ावा देने के लिए निश्चित सिद्धांतों, नीतियों, कार्यक्रमों का समर्थन करता है और उन्हें कार्यान्वित करने के उद्देश्य से राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है। तो अब हम इसमें इनकी परिभाषाएं देख लेते हैं। इनमें से आप कोई एक परिभाषा याद कर सकते हैं। बर्क के अनुसार राजनीतिक दल मनुष्यों का समूह है जो कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर, जिनमें वे सहमत हैं, अपने सामूहिक प्रयत्नों से राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए एकता में बंधे होते हैं। मैकाइवर ने कहा है कि राजनीतिक दल वह समुदाय है जिसका संगठन किसी विशेष सिद्धांत या नीति के समर्थन के लिए हुआ हो तथा वह संवैधानिक साधनों द्वारा सरकार बनाने के लिए सिद्धांत या नीति का सहारा लेता हो। तो अब हम देखते हैं लोकतंत्र में, मतलब जो राजनीतिक दल हैं, उनकी क्या भूमिका होती है और उनके क्या कार्य होते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका व कार्य अनेक विद्वानों ने में व्यापक चर्चा की है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले जो दल होते हैं, राजनीतिक दल, वह किस तरह अपने कार्य करते हैं या उनकी क्या भूमिका होती है नीति निर्माण में या फिर राजनीति में। तो इससे पहले देखते हैं जनमत तैयार करना। लोकतंत्रीय देशों में राजनीतिक दल ही जनमत का निर्माण करते हैं। साधारण जनता को तो देश की समस्याओं का ज्ञान नहीं होता, जिस कारण वे उन समस्याओं के बारे में ठीक तरह से सोच नहीं सकते। दूसरा देखते हैं जनता को राजनीतिक शिक्षा देना। प्रजातंत्र में राजनीतिक दल लोगों में राजनीतिक चेतना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके लिए वे जनता को राजनीतिक रूप से शिक्षित करने का प्रयास करते हैं। आगे देखते हैं इनका अगला कार्य है सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में जनता का नेतृत्व करना। साधारण जनता को देश की समस्याओं का ज्ञान नहीं होता, वह जटिल राजनीतिक समस्याओं को समझने में असमर्थ होती है। राजनीतिक दल उन समस्याओं का सरलीकरण करके जनता के सामने उन्हें पेश करते हैं और वाद विवाद, जनसभाओं, समाचार पत्रों आदि के द्वारा समस्याओं के बारे में जनता को परिचित करवाते हैं। और अगला इनका कार्य देखते हैं जनता तथा सरकार के मध्य कड़ी का कार्य करते हैं। राजनीतिक दल जनता और सरकार के मध्य एक कड़ी का काम करते हैं। जिस दल की सरकार होती है वह जनता में सरकार की नीति का प्रचार करता है और जनता को सरकार के साथ सहयोग करने की अपील भी करता है। इनका अगला कार्य देखते हैं चुनाव लड़ना व सरकार बनाना। लोकतंत्र में जनता में अपने प्रतिनिधियों के आधार पर ही शासन करती है। लोकतंत्र में चुनावों का बहुत महत्व होता है। राजनीतिक दल चुनावों में अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं और चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। अगला है सरकार की आलोचना करना। लोकतंत्र में आलोचकों का बहुत बड़ा महत्व होता है। सर्वाधिकारवादी देशों में तो आलोचना का अधिकार बिल्कुल नहीं होता। अध्यक्षात्मक सरकार में भी कार्यपालिका का निश्चित
कार्यकाल होने के कारण विरोधी दल प्राय आलोचना से दूर ही रहता है। सरकार की आलोचना का प्रखर रूप संसदीय शासन प्रणालियों में देखने को मिलता है। संसदीय जो प्रणाली होती हैं, एक दल तो सरकार चलाता है, जबकि जो दूसरा होता है वो विपक्ष, वह उसकी गलतियों पर निगाह रखने या उनकी गलतियों को उजागर करने का कार्य करता है और सरकार की आलोचना करते हैं। राजनीतिक नेताओं की भर्ती व चयन। राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन होता है जो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने पदाधिकारियों, नेताओं, सदस्यों की भर्ती का चयन भी करता है। निश्चित समय के बाद राजनीतिक दलों के संगठनात्मक चुनाव होते हैं, जिनमें योग्य व्यक्ति के संगठन में भर्ती करके कुछ संगठनात्मक कर्तव्य सौंपे जाते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है और वो है राजनीतिक परिवर्तन। हम राजनीतिक परिवर्तन को देखेंगे और इसके जो कारक हैं उनको जानेंगे। तो सबसे पहले हम राजनीतिक परिवर्तन का अर्थ देख लेते हैं। राजनीतिक परिवर्तन में दो शब्द हैं। प्रथम है हम देखेंगे सामाजिक परिवर्तन। ये भी हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमने जो अपनी दोनों वीडियो हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, इसमें हमने सिर्फ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं जिनसे प्रीवियस में क्वेश्चंस बने हैं उन्हीं को लिया है। हमने फालतू का इसमें कुछ भी नहीं लिया है। तो चलिए हम देखते हैं सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन दो शब्दों से बना है, सामाजिक और दूसरा है परिवर्तन। सामाजिक शब्द से आता है समाज से संबंधित। मैकाइवर ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल बताया है। परिवर्तन शब्द का प्रयोग हम बहुधा करते हैं, किंतु उसके अर्थ के प्रति बहुत सचेत नहीं होते। परिवर्तन का अर्थ किसी वस्तु, चाहे वह भौतिक हो अथवा अभौतिक, वे समय के साथ भिन्नता उत्पन्न होता है। अब हम जानते हैं सामाजिक परिवर्तन में समाज से संबंधित होता है। कुछ विद्वानों के विचार में सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। इसके विपरीत अन्य विद्वान सामाजिक संबंधों के अंतर को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। अब हम इसकी कुछ डेफिनेशंस को देख लेते हैं और जो आपको सरल लगे आप उसे याद कर सकते हैं। गिन्सन वर्ग के अनुसार सामाजिक परिवर्तन से मैं सामाजिक संरचना में परिवर्तन समझता हूँ। अगली विशेषता देखते हैं। डॉशन या गेटिस के अनुसार सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है, क्योंकि समस्त संस्कृति अपनी उत्पत्ति, अर्थ और प्रयोग में सामाजिक है। अब हम इसकी जो कारण होते हैं सामाजिक परिवर्तन के, उनको अच्छे से समझते हैं। तो पहला कारण है प्राकृतिक कारण। इन्हें भौगोलिक कारक भी कहते हैं। मानव ने प्रकृति को अपने वश में करने का प्रयास किया है, पर प्रकृति पर पूर्ण विजय प्राप्त नहीं कर सका। प्रकृति अपने विनाशकारी रूप से परिवर्तन लाती है। यह रूप भूकंप, अकाल, बाढ़, महामारी आदि के समय दिखता है। आर्थिक परिवर्तन देखते हैं। परिवर्तन जो सामाजिक परिवर्तन है उसके आर्थिक कारण क्या है। समाज के शिकारी अवस्था से कृषि अवस्था, औद्योगिक अवस्था में आने से सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। इस परिवर्तन से सामाजिक संस्थाओं, परंपराओं, रीति रिवाजों आदि में परिवर्तन आते हैं। भारत में आज इस प्रकार के परिवर्तन दिख रहे हैं, क्योंकि एक कृषि प्रधान देश औद्योगिक समाज में परिवर्तित हो रहा है। तीसरा कारण देखते हैं, सांस्कृतिक कारक है। मनुष्य एक सामाजिक जीवन, विश्वास, धर्म, आदर्श, प्रथाएं, रूढ़ियाँ आदि पर निर्भर होता है। सत्य सनातन धर्म में विवाह एक आदर्श धर्म है। आगे देखते हैं जनसंख्यात्मक कारक हैं। जनसंख्या में परिवर्तन, जन्म दर, मृत्यु दर घटने बढ़ने व देशांतर की प्रकृति के कारण जन्म दर बढ़ती है और मृत्यु दर घटती है, तो जनसंख्या में वृद्धि होती है। इसका प्रौद्योगिक कारक देखते हैं। नए मशीन या यंत्र का आविष्कार सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। मशीनों के आविष्कार से बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हुआ है। श्रम विभाजन, विशेषीकरण हुआ है। जीवन स्तर उच्च हुआ है तथा जीवन शैली में परिवर्तन आया है। और प्राणीशास्त्रीय कारक देखते हैं। यदि किसी समाज में स्वास्थ्य का स्तर नीचा है तो उसका प्रभाव सामाजिक जीवन पर दिखाई देता है।
ऐसे समाज में जन्म दर और मृत्यु दर ज़्यादा रहती है। बच्चों की मृत्यु दर ज़्यादा होने से जीवन अवधि भी कम होती है। अब हम सामाजिक परिवर्तन के राजनीतिक कारक देखते हैं। ये सभी सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। द्वितीय महायुद्ध, हिटलर के अधिनायकवाद, बांग्लादेश की समस्या, भारत का विभाजन, कश्मीर समस्या आदि ने विभिन्न सामाजिक परिवर्तनों को जन्म दिया है। तो दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका महत्व मिल सके, इसका जो लाभ है वो मिल सके। पेपर से आने से पहले आप इन्हें अच्छी तरह से देख लें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।